नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। 25 मार्च को 24 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसके एक दिन पहले 24 मार्च को कानपुर दिवस मनाया जाएगा। 24 मार्च 1803 माने 219 साल पहले कानपुर की स्थापना हुई थी। इसका अपना एक बहुआयामी व्यक्तित्व है। पौराणिक रूप से देख लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देख लीजिए, नमामि गंगे के रूप में देख लीजिए, और यदि आप देखना चाहते हैं तो औद्योगिक स्वरूप के रूप में देख लीजिए। लेकिन सच बात तो यह है कि आज जो उसका वास्तविक औद्योगिक स्वरूप था, जिसे हम लोग औद्योगिक राजधानी के रूप में जानते थे कानपुर को, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कहते हैं? मैंने उनकी स्पीच सुनी, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे मेट्रो के उद्घाटन का मामला हो, चाहे लोकसभा चुनाव के पहले 500 करोड़ की योजनाओं के विकास का मामला हो। इन सब अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिठूर को याद करते हैं, उसके आध्यात्मिक केंद्र को याद करते हैं, और ये भी कहते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत में बिठूर ने पीछे देखने का काम नहीं किया। वो अविरल और निर्मल गंगा की भी बात करते हैं, शीशामऊ नाले की भी बात करते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि इसका जो औद्योगिक स्वरूप था वो नष्ट हो गया। और नष्ट होने का मूल कारण वो बताते हैं स्वार्थ की राजनीति। वो कहते हैं कि स्वार्थ की राजनीति ने कानपुर के औद्योगिक स्वरूप को नष्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद भी वो वादा करते हैं कानपुर को, हम कानपुर का गौरव लौटाएंगे, कानपुर का वैभव लौटाएंगे, कानपुर की प्रतिष्ठा को लौटाएंगे, जिसकी बाट जो रहा है कानपुर। हालांकि बहुत सी योजनाएं हैं, मेट्रो का एक खंड शुरू भी हो गया है, एलिवेटेड रोड की बात भी चल रही है। लेकिन सच बात तो यह है क्या, जो कानपुर का औद्योगिक स्वरूप था वो क्या कानपुर की एक किसी नई पहचान के रूप में विकसित हो रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे क्या योगी का जो 2 है उसमें कानपुर को कुछ नया स्वरूप मिलेगा। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और मेरे मित्र सहयोगी महेश शर्मा। मैं महेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दूसरे हमारे साथ हैं इतिहासकार जिन्होंने बहुत काम किया है, अनूप शुक्ला जी। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और स्वागत करता हूँ कानपुर पंचायत के संयोजक धर्म प्रकाश जी गुप्त। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं तीनों मेहमानों का एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि इनका अध्ययन, इनका अनुशीलन, इनका रिसर्च इस दिशा में बहुत मायने रखता है। कानपुर कहाँ खड़ा है, कानपुर कहाँ जाएगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अपने तीनों मेहमानों से एक एक मिनट का कमेंट लेंगे, फिर आगे चर्चा शुरू करेंगे। महेश जी क्या कहेंगे 24 तारीख को कानपुर दिवस के अवसर पर? देखिए, ये तो एक परंपरा है कानपुर दिवस मनाने की, जो कि अभी कुछ वर्ष पहले डाली गई और वो चल रही है। पहले तो कानपुर दिवस के दिन को लेकर ही मतभेद हैं, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन जो आज का विषय है, जो कानपुर के गौरव को लौटाने वाली बात, तो ये बहुत ही विस्तृत विषय है। इसके कई पहलू हैं जो हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन कानपुर का गौरव वापस तभी होगा जब इसके लिए सरकारों में राजनीतिक इच्छा शक्ति उत्पन्न होगी, तब वापस हो सकता है। धर्म प्रकाश जी थोड़ा सा इसी से जोड़ते हुए महेश जी ने एक बात कही कि राजनीतिक दलों में इच्छा शक्ति होगी, और जब तक ये नहीं वो काम नहीं चलेगा।
अगर देखा जाए तो वास्तव में इस कानपुर ने कई स्वनामधन्य मंत्रियों को, राजनेताओं को दिया, लेकिन पता नहीं क्या कारण है। अगर श्री प्रकाश जायसवाल भी कैबिनेट मंत्री रहे, बहुत से पुल बनवाए, सब कुछ किया उन्होंने, बड़ी देर नहीं। यहाँ आरिफ मोहम्मद खां भी यहाँ से मंत्री रहे, सब कुछ हुआ, कई मंत्री अपने प्रदेश में रहे और प्रतिनिधित्व तो अच्छा कर रहे हैं मजबूती के साथ में, लेकिन पता नहीं क्यों ये कानपुर को वो समन्वित स्वरूप नहीं मिल पाया। धर्मप्रकाश जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं महेश जी की बात से सहमत हूं। जब यहाँ के पहले सांसद हुए थे हरिहरनाथ शास्त्री, ये इंडस्ट्रियल हब था और यहाँ पर उन्होंने हाथों की दुर्दशा देख करके सरकार से मांग की थी और उनके नाम पे शास्त्री नगर बसाया है। लेकिन उसके बाद दुर्भाग्य से उनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके पश्चात कमजोर इच्छा शक्ति के लोग आते चले गए। एस.एम. बनर्जी जब आए तो कम्युनिस्ट पैटर्न, उसके पश्चात कांग्रेस के लोग आए तो कांग्रेस का आंकड़ा उनको चाहिए था। पूरे शहर के समग्र के बारे में किसी ने नहीं सोचा और लोग इस बात पे फंसे रहे कि केवल टेक्सटाइल मिल को फिर से चालू कर दिया जाए, टेक्सटाइल मिल को फिर से चालू कर दिया जाए। लेकिन यहाँ के उद्यमियों ने एक काम किया कि वो इसमें नहीं फंसे और उन्होंने अपने दम पर कानपुर के औद्योगिक स्वरूप की जीडीपी बरकरार रखी। हालांकि वो बड़ा स्कैटर्ड हो गया, लेकिन कानपुर का गौरव तो वापस लाना है और हर तरीके से लाना। कानपुर का एक बहुत बड़ा पहलू है, ऐतिहासिक पहलू, जिसमें पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, उसको पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। आईटी सेक्टर को कानपुर में कोई स्थान नहीं दिया गया। हम लोग चर्चा में बात करेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कानपुर पंचायत क्या कर रही है, हम आपको विस्तार से बताएं। अनूप जी, आप किस रूप में देख रहे हैं इस समय कानपुर को वर्तमान में? अतीत तो आपने बहुत अध्ययन किया निश्चित रूप से, लेकिन एक बात में थोड़ा सा कंफ्यूज रही, इस कानपुर की पहचान औद्योगिक स्वरूप के रूप में तो लोग कहते हैं, वो कहते हैं नष्ट कर दिया, सब कुछ है, स्वार्थ की राज, लेकिन इसका जो एक पौराणिक स्वरूप है, जो आज़ादी में इसका जो महान योगदान रहा, और कहीं कहीं जब अविरलता और निर्मल गंगा की बात की जाती है, तो कानपुर की पहचान आप किस रूप में देखते हैं? आदरणीय वर्मा जी, कानपुर की पहचान तो सभ्यता उद्भव से ही है। ठीक। जब सभ्यता का उद्गम होता है, यदि हम साइंटिफिक भी देखें तो नवपाषाण काल से हम कानपुर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। वह साइट मूसानगर है। इसके बाद के सभ्यतावशेषों के गवाह बहुत सारे स्थान हैं, उसमें जाजमऊ शहर के अंदर भी है, बिठूर पास में भी है। तो इस सब के अलावा, इन पूरा विरासत के अलावा जो पौराणिक पक्ष है, चूँकि पौराणिक और वैदिक काल के जो स्थान हैं उनका लगाव स्वाभाविक रूप से आस्था के कारण है, तो उसमें बिठूर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। मनु ने मानवीय सृष्टि की, वहाँ से संरचना की, ब्रह्मा के तपश्चर्या की, ब्रह्मावर्त घाट उनकी संकल्पना से माना जाता है। जब वो घाट का उद्भव तो बाद में हिंदू सिंह ने किया दूसरे यज्ञ में। वहाँ वाल्मीकि आश्रम होता है, सीता प्रवास होता है, वाल्मीकि का आगे बैले रुद्रपुर में निवास होता है, दुर्वासा का निगोही में स्थान है, नारद का नारदाश्रम नार में है, ऐसे आकिन में अंगिराश्रम है। तो पौराणिक छवि भी बहुत कुछ है। और औद्योगिक विकास की तो आपने चर्चा ही की कि औद्योगिक विकास तो हमारा अंग्रेजों की देन है और सबसे पहले रोचक बात है, लेकिन सबसे पहला उद्योग ही हमारे यहाँ शराब डिस्टिलरी से शुरुआत होती है। मतलब उद्योग, उसके बाद फिर नील का, मतलब जिले से 11 साल पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाता है, जिला बाद में बन रहा होता है। और फिर जिला बनता है तो 1803 से नील और कपास की खेती का कारोबार, उसके तिजारत फैलती है। और हम 1860 से औद्योगिक विकास मतलब शुरुआत हो जाती है। और इसके बाद से तो आज़ादी के बाद की स्थितियां और आज़ादी से पहले की सभी को ज्ञात हैं। ठीक बात है। महेश जी, अभी अनूप जी चर्चा कर रहे थे पौराणिक स्वरूप के और कई ऐसे उदाहरण दिए, लेकिन क्या कारण है कि बिठूर को वो सम्मान हम नहीं दे पाए?
आपको तो याद होगा कि कल्याण सिंह ने एक बार अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बिठूर के विकास की बात की थी और 20 लाख रुपए दिए उस समय बहुत ही। और प्रेमलता जी मंत्री भी थी, नगर विकास मंत्री भी थे। नगर विकास। हमने वही मैं सब बातें बता रहा। तो आप तो थे साथ में, रिपोर्टिंग में थे, हमें भी सौभाग्य था वहां पर जाने का। लेकिन चर्चाएं तो सब ऐसे ऐसे होती हैं, लेकिन बिठूर को वो जो वैभव मिलना चाहिए नहीं मिल पाया। वही चित्रकूट की बात करें, अब देखिए योगी आदित्यनाथ बात करते हैं, कहते हैं कि कानपुर में गंगा सब, लेकिन सीधे जब जाते हैं तो चित्रकूट में पहुंच जाते हैं। अयोध्या की तो चर्चा होती है, लेकिन वो माँ सीता का स्थान, जैसा कि अभी हमारे अनूप जी कह रहे थे, उस पर कोई नहीं ध्यान देता। क्या कारण है, इसके पीछे की क्या सोच है? देखिए, बिठूर वास्तव में महत्वपूर्ण स्थान है दृष्टि से। और यहाँ पर आपको याद होगा कि देवीलाल जी जो उप प्रधानमंत्री थे वो भी आए थे। हाँ, उस समय हरिकिशन श्रीवास्तव शायद मिनिस्टर थे या संभवतः विधानसभा अध्यक्ष थे। विधानसभा अध्यक्ष थे। अच्छा, तो वो भी आए थे और वहाँ पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कॉटेजेस बनाए थे कि पर्यटक आएंगे वहाँ रह भी सकते हैं। लेकिन बिठूर की कुछ बसावट इस तरह की है कि वो पर्यटन स्थल के रूप में जो उसको उभर के आना चाहिए पर्यटन के नक्शे पे, वो उस तरह से नहीं आ पाता है और आकर्षित नहीं कर पाता पर्यटकों को। लोग जाते हैं और एक ही दिन में घूम के चले आते हैं, या आसपास के जो फार्म वगैरह डेवलप फार्म हाउस लोगों ने बना रखे हैं वहाँ लोग चले जाते हैं। लेकिन वहाँ यहाँ से एक म्यूजियम भी वहाँ शिफ्ट किया गया था फूलबाग से, वहाँ भी लोगों की आमद रफ्त बहुत कम है। वहाँ भी लोगों की आमद रफ्त बहुत कम है और इतनी कम है कि मतलब नगर ऐसी लगती है। लोगों का की रुचि जो है, अगर वो चीज़ शहर के बीचों बीच होती तो निश्चित तौर पे लोगों की रुचि जगती। लेकिन जो एक आकर्षण होना चाहिए, एक आकर्षक उसकी बसावट होनी चाहिए, एक उसका एक ये कि जी अच्छी शिल्प के आधार पर जैसे चंडीगढ़ वगैरह बसे हैं, या कुल मिला के बिठूर को अगर नए सिरे से बसाने की बात की जाए, किसी को कोई इवैक्यूएट ना करके उनको जगह दे करके और चौड़ी सड़कें हों और उस लाइन पे तो होटल्स वगैरह हों, तो ऐसा नहीं कि लेकिन भाई जी अभी एक गंगा बैराज से जो रास्ता दे रहे हैं, जो बंदना से रास्ता दे रहे हैं, जी। तो वो तो चौड़ा है, लेकिन जो बिठूर के जाने का वही मेरा कहने का मतलब जो रास्ता है, हाँ, वहां से वो चौराहा वगैरह तो ठीक हो गया, लेकिन वहां से जो बिठूर जाने का रास्ता है वो कोई नहीं। हाँ, आप दो गाड़ी एक साथ निकल ही नहीं सकती है। और रेल मार्ग से जोड़ा भी तो आप बहुत तो कानपुर पंचायत की बात भी कर रहे हैं, पौराणिक स्थलों की भी बात कर रहे हैं, कभी आपका ध्यान इस ओर भी गया है? और क्या आपने कभी अपने जो कर्णधार हैं उनसे कभी ये चर्चा भी की है? बहुत चर्चा की है। हाँ, और सबसे पहले मैंने एक तथ्य निकाला, ये इत्तेफाक था कि जो 24 मार्च, पहली बात तो मैं जी जरा मैं कर दूं, उसका प्रूफ हम लोगों को मिल गया है। जो फोर्ट विलियम के मिनट्स हैं कलकत्ता में, वो आर्काइव से मिल गया और उस पर स्पष्ट है कि 24 मार्च 1803 को कानपुर को जिले का दर्जा दिया गया। ये तो अब इसमें कहीं कोई विवाद नहीं रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 24 मार्च का कलेक्टर की नियुक्ति उससे पहले हुई थी। कलेक्टर ही वाज रेवेन्यू कलेक्टर, वो रेवेन्यू कलेक्टर थे, उनको कोई जजी नहीं थी, यहाँ पर मजिस्ट्रियल पावर नहीं थी, उनको केवल रेवेन्यू कलेक्टर। देखिए पहले जो कलेक्टर बनते थे, कलेक्टर माने ही होता था कलेक्ट करने वाला, लेकिन उसके बाद जो ये पावर दी गई जिला मजिस्ट्रेट वाली, पहले कलेक्टर ही बोलते थे, लेकिन बाद में ये जब ये कहा गया कि बंगाल का जो कानून है, बंगाल प्रेसिडेंसी का जो कानून है वो 24 मार्च से लागू होगा। ठीक, ओके। इसके बाद एक बड़ी इत्तेफाक की बात निकली कि 24 मार्च को इत्तिफाकन, अंग्रेजों ने सोचा भी नहीं होगा, वो नवरात्र का, यानी जो हमारा वर्ष आरंभ होता है चैत्र नवरात्र का पहला दिन था, प्रतिपदा थी। और हम ये मानते हैं कि ये एक दैवीय घटना थी। हम लोगों ने इस पर बहुत बात की, जो आप जिस पर चिंता मग्न है। कानपुर त्रिकोण में बसा है, एक कोना है बिठूर, दूसरा है जाजमऊ और तीसरा है मूसानगर। और तीनों जगहों पर अश्वमेध यज्ञ होने के सुनिश्चित प्रमाण मिलते हैं। हमने जब इसमें सोचा था, बड़ा साहित्य भी उसमें अनूप जी की भी बड़ी मदद मिली। और इस अवसर पर 24 मार्च पर हमारे बीच में इत्तिफाकन आर एन त्रिवेदी साहब नहीं रहे हैं, उनके द्वारा किताब लिखी जा रही थी, जो अंतिम समय में उन्होंने पूरा किया था,
कानपुर का पौराणिक इतिहास, उसका विमोचन हम कर रहे हैं और उसमें कानपुर के सारे इन तथ्यों को हम ला रहे हैं। कानपुर का जब तक किसी चीज में लावण्यता नहीं आती है तब तक आदमी नहीं जाता है। यहां पर जो उत्तर प्रदेश का ही दुर्भाग्य रहा कि कोई योजना बनती है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि उस योजना में कितना हम खा जाएं और कितना लगे। इसलिए बिठूर की दुर्दशा आप पिछले देखिए कितने वर्ष हो गए बिठूर की रेलवे लाइन के संबंध में। हम लोग पहले डीजल चलता था, बड़े आराम से जाते थे, उस समय यात्री ज्यादा जाता था, यहां से हजारा नावें चलती थी परमट से और वो जाती थी। बिठूर पहले भी महिमा मंडित था, उस ये नेविल के गजेटियर में लिखा है कि सबसे बड़ा मेला कार्तिक पूर्णिमा का बिठूर का लगता था, जिसमें उस समय 1 लाख आदमी इकट्ठा होता था। ये नेविल ने लिखा है, गजेटियर में लिखा हुआ। लेकिन चूंकि हम उलझ के रह गए, यहां कभी हमने जो पर्यटन पहलू है और धार्मिक पहलू है इसको ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजों को इस पर ध्यान देना नहीं। लेकिन एक बात है, अब तो क्षमा कीजिएगा, आध्यात्मिक चेतना का युग आ गया है जी। अब तो ध्यान में दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये पहले बताइए। ये हम लोग कर रहे हैं। जब शपथ ग्रहण समारोह के दिन सुबह सुबह सब शक्ति केंद्रों में पूजा अर्चना सब होने जा रही है। महेश जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। हम इन चीजों में एक बात स्वयं पीठ नहीं थपथपा रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरा कहने का जैसे अनूप जी जैसे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, या मनोज कपूर साहब हैं, या आनंद त्रिवेदी साहब थे, इन लोगों ने कम से कम एक काम तो कर दिया कानपुर में कि आज कानपुर के सारे समाचार पत्र कानपुर के पौराणिकता, ऐतिहासिकता, यहाँ का पुरातत्व, इस पर लिखने के लिए हम लोगों ने अपने ब्लॉग से मजबूर कर। चलिए महेश जी, आप कुछ कह रहे थे जी। मैं जी कह रहा था एक बात और आप कर दीजिएगा, संक्षेप में कर दीजिए कि मैं इसका उत्तर अनूप जी से लूंगा। अब जो आप अभी जो कह रहे हैं वो तो कहिए, लेकिन जो आप भ्रम की बात कर रहे हैं वो कहाँ पर आपको लग रहा है? बस थोड़ा सा एरिया क्लियर हो जाए। क्या क्या कह रहे हैं? पहली बात तो आपने कुछ संकेत दिया कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं, तो आप बोलिए। लेकिन शुरुआत में कहा था कि इसके 14-24 मार्च को लेकर के कुछ भ्रम की स्थिति नहीं, वो जो कलेक्टर की अपॉइंटमेंट की बात थी कि 1 साल पहले हो गया था, मैं उस पे कह रहा था। अच्छा। तो वो क्लियर हो गया, वो कोई इशू नहीं रहा। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये मुझे मालूम नहीं था जो अभी बताया गया। जी जी जी। मैं ये कहना चाहता था कि जब गौरव की बात होती है कि कानपुर के गौरव को वापस लाना है, मुख्यमंत्री कहते हैं या जिम्मेदार लोग कहते हैं, तो उसका मतलब सिर्फ बिठूर या सिर्फ पौराणिक स्थल या पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करना ही मात्र नहीं होता है। क्योंकि कानपुर का प्रदेश की एक जो कहिए कि जो एक जीडीपी होती है स्टेट की, उसमें भी बड़ा योगदान रहा है। और आज की तारीख में मैं कहता हूं कि देखिए यहाँ के लोगों में वो बात है कि अपने कानपुर को बहुत अच्छा बना के रखना चाहते हैं, चाहे वो उद्योगपति हो या कोई सिंपल नागरिक हो। लेकिन सरकारों के मन में जो उनकी चेतना है वो जागृत कानपुर को लेकर के नहीं हो पाती। हो सकता है कि हमारा मजबूत प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता होगा। मैं एक एग्जाम्पल दे देना चाहता हूँ कि आज भी कानपुर की जो ग्रोथ है वो 8 से 9% है, वो संतोषजनक बताई जाती है। लेदर का ये क्लस्टर या हब कह लीजिए कहा जाता है, यहाँ पर लेदर एक्सपोर्ट का जो परसेंटेज है कंपैरेटिवली 10% बढ़ गया है। ये अच्छे संकेत हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, एलएमएल बंद हो गई है। और यहाँ पर जितने विशेषज्ञ वो कहते हैं, मेरी बात होती रहती है, वो कहते हैं कि साहब इंजीनियरिंग और ऑटो सेक्टर में बड़ी पॉसिबिलिटीज है कानपुर में, बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अब कहने जा रहा हूं कि योगी सरकार ने पिछले कार्यकाल में अपनी उद्योग नीति उन्होंने शुरू की, उसका लाभ भी कानपुर को मिला। लेकिन हमें सरकार बताए क्या एक भी पैसे का निवेश कानपुर आया? मुझे जहां तक मेरी जानकारी है कि कानपुर में कोई निवेशक आना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं आना चाहता है? उसकी यही है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, 3-4 बातें होती हैं। और यही नहीं कि अगर कोई भी उद्योग अपना लगाना चाहता है तो उसको एनओसीज लेने में, लाइसेंस लेने में एरिया गिर जाती है, घूस दे देकर परेशान हो जाता है। इतने क्या सेकंड जो उनका या टेन्योर होगा योगी जी का, क्या उसमें इन चीजों को वो दूर करेंगे जो ये चैलेंजेस हैं कि कानपुर के गौरव को वापस लाने के लिए, उसके औद्योगिक स्वरूप की बहाली के लिए? मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात ही नहीं करता हूँ, मैं तो वो कर रहा हूं कि जिसकी पॉसिबिलिटीज आप उसी पे करें। तो वो क्या माहौल वो दे सकेंगे? और जब तक वो माहौल नहीं देंगे, चाहे जितना पैसा समिट वगैरह खर्च करने में, निवेश की जो इन्वेस्टमेंट समिट्स होती हैं करते हैं, बाहर भी जाके करते हैं, कानपुर में तो अभी तक कुछ नहीं दिखाई दिया।
तो इसकी संभावना योगी सरकार अगर अपने दूसरे कार्यकाल में ऐसा माहौल बनाती है और हमारा कानपुर समृद्ध होगा, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, न केवल कानपुर के लिए बल्कि प्रदेश और देश के लिए। कानपुर का चूंकि नाम जो है एक औद्योगिक नक्शे पे स्थापित है आज की तारीख में भी। ठीक बात। अनूप जी, जरा ये बताइए, क्या कानपुर अब किसी नई पहचान की ओर मुड़ रहा है? जैसे लोग कहते हैं कभी कभी कि साहब वो एजुकेशन का हब बन रहा है, कोई कहता है मेडिकल का यहाँ पर हब बन रहा है, कोई कहता है कि नहीं नहीं इंडस्ट्री स्वरूप है। तो अरे भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है, दादा नगर, पनकी, ये सब जगह तो काम चल रहा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये जो नया कोई स्वरूप या नई पहचान कानपुर की विकसित हो रही है, नंबर एक, और नंबर दो, क्या आपको योगी सरकार से जो टू है पहले के अनुभव को देखते हुए क्या आपको कुछ उम्मीदें जगती हैं? अब सरकार की कार्य पद्धति पर तो मुझे कोई प्रश्न नहीं करना है, यद्यपि उन्हें जो वायदे और कानपुर के प्रति करते रहे हैं उन्हें करना चाहिए। यद्यपि कानपुर में कोई निवेश नहीं हो रहा है, और जबकि कानपुर में उद्योगों के लिए वातावरण पहले भी सही था और आज भी है, क्योंकि अंग्रेजों की जो दृष्टि पड़ी थी वो इसी ढंग से पड़ी थी। अब चूंकि इसमें आज वर्तमान में लब्ध प्रतिष्ठ किस रूप में हो रहा है, जैसे कह रहे हैं शिक्षा में या कोचिंग मंडी में या अन्य में, कानपुर समय समय ये जो सामयिक लब्ध प्रतिष्ठा मुझे लगी, क्योंकि कानपुर में तो ऐसे बहुत सारी चीजें समय समय पर रही और उनका लगभग 3-4 दशक तक रहा, फिर पतन उत्थान चला करता है। उसका एक उदाहरण अभी धर्म प्रकाश जी ने बिठूर की बात बताई। बिठूर में बहुत मतलब वो था भाई, बिठूर तो वो था टाउन की, बिठूर के आगे कानपुर नहीं था। बाद में नजफगढ़ बसा तो नजफगढ़ टाउन वो था कि कानपुर तो स्टेब्लिश बहुत बाद में हो रहा है, लेकिन जिले बनने के बाद देखिए कारण क्या है, कानपुर में दो ही ये टाउन, नजफगढ़ में नील का कारोबार की तिजारत फैली क्लॉड मार्टिन और ये सब लोगों से, और बिठूर में जब 1818 तक जब जिला मुख्यालय रहा तो एक सिविल स्टेशन ही वहां पर था। वहां का कलेक्टरगंज कोई नहीं खोजता कि वहां भी तो कलेक्टरगंज था, वहां भी तो रसेलगंज था, वहां भी तो बिहारी, वहां 6 रेगुलर मार्केट थे, बिहारीगंज, कटरा, भागमल और रसेलगंज। तो ये सामयिक होते हैं। अब आज बिठूर की स्थिति नया पुराने बिठूर में बटा, और उनमें वो मोहल्ले भी नहीं, उनमें वो चीजें नहीं है, वो इमारतें चली गई, अब वहां पर पुराने लोग नहीं, पुराने लोगों के आउट हाउस की तरीके से कोठियां थी। तो ये सामयिक रूप से समय समय पर, और सरकार को इन पूरा विरासतों को संजोना चाहिए। ये हमारे अतीत के वैभव को प्रकट करते हैं, और यही उसके लिए पर्यटक आना चाहता है। अब उसके उपलब्धताएं नहीं होती हैं। कानपुर में ब्रिटिशर्स आते थे, एक समय था नवंबर से लेकर के और फरवरी तक जी, और वो अब आते हैं तो लखनऊ ठहरते, कानपुर ठहरते भी नहीं, और कचहरी सेमेट्री वगैरह में अपनी ग्रेव देख करके चले जाते हैं, तो और जगह नहीं फिर देखते। अब वो पूछते हैं सवादा कोठी का, उन्हें बताने वाला कोई नहीं, सवादा कोठी है कहाँ उन्हें मालूम नहीं। वो जब ये पूछते हैं कि वो बीबी घर किस जगह पर था, तो नाना राव पार्क तो हम बताएंगे। अब ब्रिटिशर्स को तो गाइड करने वाला कोई ऐसा हो कि बीबी घर कौन सा, बीबी घर कौन सा, कहाँ थिएटर था, कहाँ असेंबली रूम था। तो अब हम अपने हिसाब वाले में तो अर्थ हमारा गौरवान्वित है। खैर हम उसको ये नहीं कह रहे, हमें अपने नानाराव पार्क को नानाराव पार्क ही कहेंगे। और तो ये सब चीजें ये है, लेकिन वहीं पर यह भी है कि केईएम हॉल को 2 नामों से बदला गया, गांधी भवन और विद्यार्थी भवन, उसके बावजूद नहीं स्वीकार कर पाए हम केईएम हॉल ही बिल्कुल के रूप में स्वीकार होती है। भाई अनूप जी, जरा थोड़ा सा एक लाइन पर हमको ये बताइए कि कानपुर किसी और मुड़ रहा है अपनी नई पहचान की ओर, या चौराहे पर खड़ा है अभी भी? अभी तो मुझे ये स्थिर ही दिख रहा है। अभी कहीं आके मुझ में, मेरी दृष्टि में, अब इसमें हमारे और भी साथी हैं वो उस पर ज्यादा दृष्टि रखते हैं। ठीक बात है। अब धर्म प्रकाश जी, मैंने जैसे भी कहा कि कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या अब आप लोगों को चिंतने से अब यहाँ पर देखिए कहा गया कि वो हौजरी क्लस्टर बनेगा, कहीं कुछ नहीं। एक टूल रूम बड़ा सुन रहे थे वो मुरली मनोहर जोशी के जमाने से,
आज तक समझे न पाए। वह 13 मील वाले में खुल गया है और रोजगार मिलने वाले हैं, हम समझ नहीं पाए क्या हो रहा है। मतलब ये सरकार की अपनी, और हमारे नरूला साहब भी बहुत ही बड़े खुश हो जाते हैं कि होजरी क्लस्टर बन जाएगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं। मेरा सवाल आपसे केवल ये, आप कानपुर को किस ओर मुड़ते देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो उसमें क्या कुछ संभावना है, आपको कुछ दिख रही है? देखिए, कानपुर को मोड़ने की जरूरत है। उसका रीजन कि यहाँ पर शिक्षा का, आप क्या कोचिंग मंडी कहिए, शिक्षा का तो हम नहीं कहते, कोचिंग मंडी बन के कंपटीशन में लोग चले गए। पहली बात तो ज्यादातर पढ़ने वाले लोग बाहर चले गए, पढ़ के आए तो नौकरी करने बाहर चले गए। तो कानपुर में जो नई शिक्षा पद्धति है, जो नई रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में कौन सोचे? कानपुर पंचायत की स्थापना ही इसलिए हुई कि हम केवल पुराण से नहीं जुड़े हैं, हम केवल पुरातत्व से नहीं जुड़े हैं, हम केवल इतिहास से नहीं जुड़े हैं, हम केवल विकास से नहीं जुड़े हैं, हम सबसे जुड़े, क्योंकि सब एक दूसरे का एक चक्र है। इसलिए चुनाव के पूर्व कानपुर आईटी सेक्टर में कुछ नहीं है। मैं 2 मिनट समय ले लूंगा। 34 एकड़ का परिसर पड़ा हुआ है मेयर मिल का। इस पर मैंने ऑफिशियली मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा हुआ है कि इसे आईटी कम कारपोरेट सेक्टर के रूप में विकसित किया जाए, इसमें 7 स्टार होटल इत्यादि काउंसलिंग सेक्टर लाए जाए। और आपको ताज्जुब होगा कि मैंने किसी बाहर वाले से बात नहीं की। उसकी कॉस्ट है 1300 करोड़ रुपए कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, और मुझे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने लिखित में 1300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का वादा लिखित में किया हुआ। वो आज टीसीएस में कम से कम 20,000 लड़का कानपुर का आईटी सेक्टर में है। यहाँ का पढ़ने वाला लड़का बाहर क्यों जाए? जब ब्रेन ड्रेन होता है तो क्या होता है, यहाँ पर रह जाते हैं बड़े लोग, जिनका सोचना समझना इसलिए नहीं कि उनकी अपनी रोजी रोटी चल रही है, वो इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, जिस शहर में बाहर से आमद नहीं होती, लोग लगातार नहीं आते, वहां का व्यापार एक समय के बाद ठप पड़ जाता। आप देखिए, बनारस पूर्णतः धार्मिक था, मगर वहां इंडस्ट्री डेवलप हुई। क्यों? कि पूरी दुनिया का आदमी वहां जाता है। इसलिए यहां पर कैसे लोग आए, उसका आकर्षण। तीसरी चीज जो हमें अपनी आदतों में शुमार करना पड़ेगा कि आने वाले का हमें स्वागत करना चाहिए, उसे भगाना नहीं चाहिए। हम पीछे पड़ जाते हैं, जो सोच है हमारी उस पर भी। तो इसमें 3 पहलू में काम करना है। एक तो हमें ऐसी इंडस्ट्रीज प्रपोज करनी चाहिए, उन पर यहाँ के लोगों को जन आंदोलन चला देना चाहिए कि साहब आईटी सेक्टर जैसी नॉन पॉल्यूटिव इंडस्ट्रीज यहाँ आवे। नरूला जी से मेरी बात हुई, जैसे रूमा में काफी काम हो रहा है होजरी में, लेकिन और जरूरत है। ठीक बात जी, एक मिनट आप, लेकिन हमको खाली एक लाइन में बता दीजिए कि आप कानपुर को किस ओर मुड़ते हुए देखना चाहते हैं या मुड़ रहा है? कानपुर को हम उस ओर मुड़ना चाहते हैं कि जब तक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की स्थिति में हम नहीं आते हैं, जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो दुनिया की सब चीजें कानपुर में अपने आप चलिए इसकी चर्चा करेंगे। महेश जी, आपको किस रूप में दिख रहा है कानपुर? जैसे कि अभी हमारे अनूप जी कह रहे थे कि स्थिर है, आप कह रहे हैं कि हम कुछ आईटी को ले जाना चाहते हैं। सहमत हूँ गुप्ता जी से कि जो एमएसएमई सेक्टर है जी, इसमें बहुत प्रबल संभावनाएं है कानपुर के लिए जी। जो ऑटो सेक्टर है, प्रबल संभावना है कानपुर के लिए। इंजीनियरिंग सेक्टर है, प्रबल संभावनाएं हैं। आप टेक्सटाइल भूल जाइए, लेकिन टेक्सटाइल चूंकि हमारे इतिहास को गौरवान्वित करता रहा है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था, तो हमको कम से कम उसके लिए एक इंडस्ट्रियल हेरिटेज पार्क तो डेवलप करना चाहिए, ताकि उनकी रेप्लिकास मिलों की 11-12 हैं, ज़्यादा नहीं है, तो उस डिज़ाइन की रखें ताकि लोग देखें तो इसके बारे में पढ़ें कि अंग्रेज ने स्थापित की, ये चली, फिर ये बंद हो गई। छोटी सी इंफॉर्मेशन, लोगों को जानकारी। अब एक चीज़ हमारे विज़न का एक बहुत, मैं तो उसको बेकार सा उदाहरण दूंगा कि ये आपका ये कचहरी वाली गोरा सिमेट्री है। अब वो कब्रें जो हमारे देश को गुलाम बनाए रखने में काफी सहायक थी, उनकी कब्रें वहां पे 1880 के पहले की, शायद अनूप जी को, हाँ 70 के पहले की। अब उसका कोई मतलब नहीं, इतना घेरे हुए हैं, इतनी पॉपुलेशन कानपुर की बढ़ चुकी है, अगर वो वहां पर एक मेमोरियल पिलर बना दें और उनके सबके नाम लिख दें, उनको कोई देखने भी नहीं जाता है,
कोई नहीं देखने जाता कि बाहर से आकर के देखें और वो फूल चढ़ाएं। ऐसा कुछ नहीं, साल भर में 2 या 1 लोग आते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो ये चीज़ें जो खामखा की चीज़ें जगह घेरे हुए हैं, लोगों को असुविधा हो रही है, उनकी मेमोरी में आप ये कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं। दूसरी तरफ कोई आप इंडस्ट्रियल हेरिटेज पार्क डेवलप कर सकते हैं ताकि कानपुर के गौरव को लोगों को जान सकें। तीसरी चीज़ ये कि ये जो इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, LML वगैरह क्यों बंद हो रही हैं, आखिर क्या ऐसी बात थी? इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं थी, जहां तक मैंने समझा है कि वो बंद करके चले जाएं, निकल जाएं। तो वो ऐसी इंडस्ट्रीज को फ्लोरिश करते, हमें चूंकि मुझे घूमने का मौका मिला था, मोतीलाल वोरा गवर्नर थे, उनके साथ LML मैंने पूरा घूमा और रोटोमैक पेन वाला प्लांट घूमा। रोटोमैक पेन भी बंद हो गया, खैर वो चलो जो भी कारण रहे हों। तो ये इंडस्ट्रीज जो खुलती हैं और फिर बंद हो जाती हैं, वेस्पा स्कूटर का नाम हुआ, वेस्पा XC, यहाँ से लाइन लगती थी बिल्कुल बुकिंग कराने वाले, LML की भी। तो ये जो जहाँ पॉसिबिलिटीज हैं, IT सेक्टर आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। IT सेक्टर आपका, ये सेक्टर, और आप डिटर्जेंट वगैरह में काफ़ी छोटे, उसमें काफ़ी काम हो रहा है। और हम लोगों का जो पैकेजिंग की इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी खासी डेवलप हो रही है, अच्छी ग्रोथ ले रही है। तो अच्छे, इसके मतलब अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन वो अननोटिस चला जाता है। अब ये पहचान जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में थी, वैसे अब कानपुर की पहचान को बदलने की जरूरत है। वो चाहे इस सेक्टर में हो या उस सेक्टर में हो या ट्रेडिंग में हो, जिसमें भी हो। तो IT सेक्टर वाली बात, जो प्रपोजल की बात कर रहे थे गुप्ता जी, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर ऐसा एक भी सेगमेंट खड़ा हो जाता है किसी भी इंडस्ट्री का, तो कानपुर का नाम एक बार फिर रोशन हो जाएगा। यही तो गौरव है। चलिए, एक बार ये भी हुआ कि कानपुर में जगह जगह जो बन गई हैं, लोग कहते हैं औद्योगिक काबूगृह। ये तो मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो ये नहीं, काबूगृह तो नहीं कहूँगा, लेकिन लोग कहते हैं कि ये जो मिलें थी, जमीन अरबों की पड़ी है, रेलवे की जमीन अरबों की पड़ी है। एक बार मुझे मालूम है कि सपा नेता सुरेंद्र मोहन अग्रवाल कह रहे थे कि हमने जब प्रयास किया यूपी गवर्नमेंट से, तो पता लगा कि ज़मीन तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो कैसे हो सकता है। लेकिन अब तो दावा ये किया जा रहा है डबल इंजन की सरकार है। तो जब डबल इंजन की सरकार है तो बहुत कुछ काम शुरू भी हो सकता है और सब कुछ किया भी जा सकता है। आखिर ऐसा क्यों नहीं? हम इस पर भी चर्चा करेंगे और चर्चा इस पर भी करेंगे कि क्या होना चाहिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है, वो हम आपको बता दें। उत्तराखंड से पुष्कर धामी को फिर से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और अब वही मुख्यमंत्री होंगे। ये अभी अभी फैसला हुआ है उत्तराखंड के बारे में कि देवभूमि का चेहरा अब पुष्कर धामी ही होंगे और उन्हें ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, उनको ही सरकार बनेगी, सब कुछ उन्हीं पर दारोबार। और ये भी हो रहा है कि उनके लिए एक सीट भी तलाशी जा रही है, जिस पर भी निर्णय हो चुका है, लेकिन गुप्त रूप से, जहां से उन्हें चुनाव लड़ना है, क्योंकि 6 महीने के अंदर उन्हें विधायक बनना है। पुष्कर धामी एक बड़े स्वरूप में, एक बड़े आयाम में उन्होंने उत्तराखंड में चुनाव जिताया है। ठीक है, वो चुनाव हार गए, लेकिन आलाकमान ने उन्हीं पर भरोसा किया है और पुष्कर धामी जो है उत्तराखंड के अब मुख्यमंत्री होंगे। हमारी चर्चा जारी है कानपुर के बारे में और सबसे पहले महेश जी, थोड़ा सा मैं आपसे फिर कहूँ, डबल इंजन की सरकार, सुरेंद्र मोहन का मैंने जिक्र भी किया, कुछ कहेंगे इस बारे में आप? नहीं, आपने बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार का मतलब यही होता है और यही पब्लिक को भरोसा दिलाते रहे प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री दोनों ही लोग। और जहां भी चुनाव होते रहे डबल इंजन चलता रहा। लेकिन डबल इंजन का लाभ कहां तक किस राज्य को या किस शहर को मिला, ये दिखना चाहिए ना। अब 5 साल तो गुजर गए, डबल इंजन की कह लीजिए आप, 2017 से चालू हुई है और अब आगे का कार्यकाल है इनका। तो डबल इंजन का फायदा हमारे शहर को क्या मिला, इसके जो इसके गौरव को, इसके वैभव को लौटाने की बात योगी जी हर भाषण में कहते रहे। तो अब ये तो उनकी अग्नि परीक्षा है कि वो हमारे कानपुर को उसका गौरव किस प्रकार वापस लाते हैं, जबकि उनके और सेंट्रल के बीच में कहीं कोई मतभेद नहीं है। और अब तो चूंकि उनका चेहरा आगे करके चुनाव लड़ा गया है, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल बन रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ योगी जी की ही चल रही है। उन्होंने जिसके नाम तय किए उसी पे मोहर लगनी, 23 तारीख को फाइनल हो जाएगा नाम और 25 को शपथ। तो ऐसे में अब हमारे गुप्ता जी हैं और जो संगठन हैं, ये इन लोगों को चाहिए कि जो प्रपोजल पहले दिए थे
उन्हीं को रिवाइज करके फिर दे और ये याद दिलाएं कि भाई डबल इंजन की सरकार का हमारे कानपुर को लाभ क्या मिलेगा। योगी जी हर बार कहते रहे कि गौरव वापस दिलाएंगे, तो गौरव वापसी की क्या परिभाषा, क्या उसका क्राइटेरिया है? उद्योगों की बहाली है, पर्यटन को लेकर के विकास करेंगे, गंगा को साफ करेंगे, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि बिल्कुल पेंडिंग पड़े हुए हैं और डबल इंजन की वजह से पूरे हो सकते हैं और गौरव लौट सकता है। अब तो नंबर इनका है, ये दिखाएं। अनूप जी, क्या आपको कुछ संभावनाएं, उम्मीदें जग रही हैं? जिस तरीके की सरकार अपना कार्य कर रही है, बड़े उत्साह के साथ कर रही है, आम जन के लिए कर रही है, राशन भी दे रही है, शौच भी फ्री किए दे रही है, नल से जल भी दिए दे रही है, पक्का मकान भी दे रहे, सब कुछ दे रही है। क्या लगता है कि कुछ उम्मीदें हमको भी है, कानपुर को? उम्मीद पर ही जीवन कायम है, तो उम्मीद तो है। हाँ, अब वो उन उम्मीदों पर खरे उतरना उनकी एक परीक्षा है और हाँ। वो क्या कैसे करते हैं, इसमें विभिन्न संगठनों ने जो प्रस्ताव दिए हैं, जैसा शर्मा जी बता रहे हैं, उनको वाकई रिवाइज करके दें और या वो उन्हीं प्रस्तावों को फिर से देखें, चूँकि सरकार तो उनकी दोबारा अभी आई है, तो उनमें कानपुर के बहुत सारे मांगे समय समय पर रहीं, पर्यटन के क्षेत्र के लिए रहा, हेरिटेज प्रॉपर्टी की संरक्षा के लिए रहा, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो कानपुर के गौरवपूर्ण अतीत को बरकरार रख सकते हैं। तो इस पर उम्मीदें तो हैं। सबसे बड़ा काम क्या किया जाना चाहिए आपके हिसाब से इस दिशा में कि गौरवशाली स्वरूप लौटे? सबसे बड़ा काम, सबसे प्राथमिक काम, सर्वोच्च काम कौन सा होना चाहिए? देखिए, मैं तो इतिहास का स्कॉलर हूँ, तो मेरी दृष्टि में तो यह है कि जो पूरा वैभव की इमारतें हैं या पूरा संपदाएं हैं, उनको संरक्षित किया जाए, उनसे समाज को बताया जाए, नई पीढ़ी को बताया जाए कि ये है और ऐसे ऐसे हमारा क्रमिक विकास है। वो उनमें चाहे ये जैसा, देखिए हर व्यक्ति अपने हिसाब, साइंटिफिक है तो साइंटिफिक दृष्टि से देखेगा, पौराणिक है तो पौराणिक दृष्टि से देखेगा। यदि उसको बिठूर के पर है गया तो उसे वाल्मीकि आश्रम के टीले या ध्रुव टीले का महत्व तो अपने ढंग से देख रहा है, उत्तानपाद के कथानक से देख रहा है, उत्पलारण्य के कथानक से देख रहा है, या वन देवी और वाल्मीकि के मिलन के बाद और कुशी लव के उपाख्यान से देख रहा है। लेकिन इसके साथ ही यदि वहां पर खड़ा होता है तो उसे सभ्यतावशेष भी दिख रहे होते हैं, जो मतलब इंडोलॉजी की जो विभिन्न विंगे हैं उनसे, कि मृदभांड किस पीरियड का यहाँ प्राप्त होता है, यहाँ पर जो मूर्ति खंड मिलते हैं वो किस कालखंड को हमें प्रस्तुत करते हैं। तो वो अलग अलग दृष्टि से वो अपने को लेकिन इन पूरा वैभव की चीजों का जरूर होना चाहिए संरक्षण। ये उस जनपद के प्रतिनिधित्व करते हैं कि हमारे सभ्यता विकास में कब से हमारा रोल है। बिल्कुल, आपने सही बात की। धन प्रकाश जी, निश्चित रूप से सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं और सीधे सीधे डबल इंजन की सरकार, क्या कारण है? वो कौन सा बुनियादी कारण है? वो कौन सी बड़ी बाधा है जो इस दिशा में सामने खड़ी है और कानपुर को विकास से, कानपुर को रोशनी से, कानपुर को उसके गौरव से, उसकी ऊर्जा से ब्रेक लगा रही है? देखिए, सारी चीजें आ चुकी हैं और इसलिए कानपुर पंचायत कानपुर दिवस पर 4 प्रस्ताव देने जा रही है। ठीक है, बताइए। पहला प्रस्ताव है कि जो हमारा आईटी और कॉर्पोरेट सेक्टर का पेंडिंग है उसको रिवाइव किया जाए। अगर सरकार एक निश्चित समय में नहीं करती है तो हम इसके लिए सकारात्मक जन आंदोलन का आरंभ करेंगे और उस दिन डेट भी निश्चित कर देंगे। ठीक बात है। दूसरा हमने दिया है प्रस्ताव कि भीतर गांव, जगन्नाथ मंदिर और निबिया खेड़ा, ये तीनों विश्व में अनोखे मंदिर हैं, इनको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया जाए। जैसे ही वर्ल्ड हेरिटेज घोषित होगी, यहाँ लोगों की आमदनी शुरू हो जाए। ठीक बात है। तीसरा प्रस्ताव हमारा है, हमने दे रखा है वो, कि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की अटल घाट में 50 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का प्रस्ताव हमने दे रखा है, जो जन सहयोग से हर घर से 1 किलो तांबा लेकर के हम उसको बनाएंगे। ठीक बात। और चौथा जो हम दे रहे हैं कि सारी चीजों में कुल मिलाकर के यहां पर पर्यटन का विकास सरकारी स्तर पर न करके लोगों के हृदय तक करके और उनको शिक्षित किया जाए। इसके लिए हम यहां पर गाइड
और टूर पैकेजर्स का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे जो उनको डेवलप करेंगे। मैं समझता हूं ये सबको जब समेटेगा और लोगों में ये भावना पैदा हो ये मेरा कानपुर है, मुझे कानपुर को बसाना है। क्योंकि अभी क्या है कि कानपुर में पढ़ता है, माँ बाप इसलिए रह रहे हैं, लेकिन वो चला जाता फट से पूना, बंबई, उसको कानपुर से लगाव ही नहीं रहेगा जब तक हम कानपुर से। इसीलिए कानपुर पंचायत ने इस पर 4 दिवसीय कार्यक्रम रखा। ठीक है, नहीं अब करिए तो, लेकिन ऐसा भी कुछ दवा बनाइए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरी सुन लीजिए, क्योंकि वो जो सकारात्मक आंदोलन है, ये सब कुछ है आपके पास है, इसमें दो राय नहीं, और आपकी भी अपनी सीमाएं हैं। नहीं, मैं सीमा कुछ भला हो जाए। देखिए भला क्या, हमने कोशिश की थी कि इसमें केंद्रीय मंत्री हमें मीनाक्षी लेखी और अर्जुन मेघवाल से बात हुई थी, ठीक, लेकिन वो चूंकि संसद का सत्र चल गया, चलिए कोई बात नहीं आए आगे। लेकिन हम ये आप मान लीजिए कि कानपुर में कुछ ना कुछ करके मानेंगे, कुछ ना कुछ करके मानेंगे। चलिए बहुत कुछ। चलिए महेश जी, अंत में जैसे कि हमारे अनूप जी ने एक अच्छा सुझाव दिया, आपने 4 प्रस्ताव दिए, आप क्या चाहते हैं, आप कैसे इस कानपुर के लिए कुछ करना चाहते हैं? मैं तो ईश्वर से यही कामना करता हूँ जी कि डबल इंजन की सरकार के जो भी अलमबरदार हैं, मुखिया हैं, प्रमुख हैं, उनके अंदर एक राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल पावर पैदा हो जाए। ठीक बात है। तो हमारे कानपुर का स्वरूप निश्चित तौर पे दिखा रहेगा। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी आपको, धनप्रकाश जी आपको और अनूप जी आपको। सभी लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से विश्लेषण किया है। निश्चित रूप से कानपुर नई दिशा के साथ, नई स्फूर्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े और 24 मार्च को कानपुर दिवस में एक नई अलग चले, इसी कामना के साथ हम लेते हैं विदा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।